अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ऑपोजिशन में से दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वही रास्ता इख्तियार करने को जा रही हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दिनों से इन दोनों जमातों को उकसा रहे थे कि ये दोनों जमातें भी उनके साथ सड़कों पर निकलें और इस हुकूमत का धड़न तख्ता करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े अरसे के बाद बार बार सहाफ़ियों के सवाल करने पर कल जो जवाब दिया था, ये ज़रा सुनवाएं। रमजान के बाद यहाँ पर इंशाल्लाह और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। पार्लियामान के अंदर होगी या सड़कों पर। नवाज शरीफ साहब से भी आज कोट लखपत जेल में उनकी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जुमेरात का रोज़ नैब के कैदियों से मुलाकात के लिए मुख्तस होता है। आज जुमेरात थी, उनकी पार्टी के लोग उनसे मिले और नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर अपने पार्टी के लोगों को यानी अपनी पार्टी क़यादत को इजाज़त दे दी है कि वो ईद उल फितर के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर तहरीक चलाएँ। ये भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ अवाम के दरमियान होंगे और वो इस तहरीक को लीड करेंगे। इस तहरीक का मकसद क्या हुकूमत को गिराना है या इस तहरीक का मकसद हुकूमत की अवाम दुश्मन या अवाम कुछ पॉलिसियों पर तनकीद करना है या हुकूमत को राह रास्त पर रखना है? अगर तो ये मकसद है तो ये जमहूरी मकसद है, लेकिन अगर ऑपोजिशन 9 महीनों के अंदर हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक चलाती है तो इस तहरीक को किन लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लीड करेंगे इसको, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे बरतानिया से अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सज़ा के बाद, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना था। शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्या कहा था 12 जुलाई 2018 को, ये ज़रा दिखा। यही पकड़ धकड़ और यही धमकियां और यही इस तरह ये धूंस धांधी रही तो फिर थिंग्स विल बी आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ माई पार्टी। मुझे अपने वर्कर्स का दिफा करना है। कल इंशाल्लाह मैं मुस्लिम मस्जिद लोहारी से मैं इंशाल्लाह खुद पुरअमन मगर पुरशुकोह इस्तकबाली जुलूस को मैं लीड करूँगा। बड़े अमन से जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ को हम खुशामदीद कहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बड़े वाज़ेह अंदाज में कि हम इंशाल्लाह कल जाएंगे एयरपोर्ट इन तमाम तर जुल्म और ज़्यादतियों के बावजूद। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि जो एहतजाजी जलसा था, जुलूस था मुस्लिम लीग नून का, वो चंद किलोमीटर से आगे बढ़ नहीं सका और नवाज शरीफ साहब के जिस तरह से इस्तकबाल के ज़रिए बाहर लाया जाना था वो नहीं हो सका। आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आज पेश हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी को कल बुला रखा है नैब ने। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की यह हालत है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आधी जेल में है, आधी मुल्क से बाहर है। एहतजाज कैसे होगा और हुकूमत को गिराया कैसे जाएगा? मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाते हैं। मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट नईम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और रऊफ़ हसन साहब कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। मोहसिन बेग साहब, हुकूमत पर तनकीद करना अपोजिशन का हक़ है। अवाम के जज्बात की तर्जुमानी अपोजिशन ही करेगी अगर हुकूमत लोगों के जज्बात की तर्जुमानी ना करे। लेकिन 9 महीने के अंदर हुकूमत को गिरा देना या गिराने की तहरीक चलाना ऐसी जमातों के लिए जो 40-40 साल से सियासत और इक़्तिदार में है, इसका कोई जवाज़ होगा इनके पास? अमीर, बेसिकली मेरे ख्याल में अभी जिस तहरीक की और सड़कों पे आने की जरदारी साहब बात कर रहे थे, आपने इंट्रो में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत दिनों से बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी कोशिश सुनी गई है उनकी। मकसद ये है कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब के साथ मिलते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। बेसिकली दोनों पार्टियां पब्लिक को, अपने वर्कर्स को, आम आवाम को सड़कों पे एक ही मौजू पे ला सकती हैं। वो महंगाई है, इकॉनमी की सूरत हाल है और जो चीज़ें बिल गैस और बिजली के महंगे हुए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये टाइम नहीं है अभी, और ये अगर अभी ये ईद के बाद करेंगे तो शायद उसका इम्पेक्ट ना पड़े। इनको वेट करना चाहिए। लेकिन इनकी नज़र में शायद ये है कि अगर वेट करते हैं तो हो सकता है इनका कुछ नहीं बचेगा, इनका कुछ नहीं बचेगा और इनकी जो बाकी मांदा लीडरशिप है वो भी अंदर क्राइसिस में है, कोर्ट से बेल करवा रहे हैं, नैब में पेशियाँ हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब की जो माशी पॉलिसियाँ हैं IMF के पैकेज के बाद थोड़ी सी शायद इकॉनमी
और ये जो एमनेस्टी स्कीम दी है उसके बाद शायद बिजनेस कम्युनिटी में कोई कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो बेसिकली ये जल्दी में है, और उस जल्दी के पीछे यही है कि हमारे जो केसेस हैं या हमारे साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जा सके। देखना ये है कि आम आवाम इनका साथ देती है इस रैली में जो ये करना चाह रहे हैं या ये जो एहतजाज करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के पास एक मखसूस मकातिफ बेफिक्र के लोग हैं जो शायद वो ला सकें। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद उस तरीके से आवाम को मुतासर करके अपने एहतजाज में शामिल ना कर सकें। तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इमरान खान साहब को इनसे कोई थ्रेट हो सकती है। बेग साहब, आपको याद होगा एहतजाज पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2008 से 13 के दरमियान बड़ा खूनी किस्म का एहतजाज हो रहा था। लोड शेडिंग की वजह से दुकानें जल रही थी, बसें जल रही थी, मार्केटें जल रही थी। पंजाब के अंदर एक तूफान था, वो गवर्नमेंट करवा रही थी, लेकिन हुकूमत फिर भी मरकजी गिर नहीं सकी। पीपल्स पार्टी ने मुद्दत पूरी की थी। देखिए, वो तो पंजाब की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब थे, उनका वो एक तरीक़ाकार था, पक्की झलना, ट्रेन को आग लगवा दी, लोगों को उकसा के, वो तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर एहतजाज था। अगर ये खुद से एज ए अपोजिशन लीडर निकलना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकले, पूरी जीटी रोड में पूछते गए मुझे क्यों निकाला, कितनी पब्लिक निकल के आई, कितनी सपोर्ट इनको मिली, वो सबके सामने है और कैमरे की आंख ने सब कुछ वाज़े तौर पर दिखाया। मैं समझता हूँ कि अभी ये जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब को ज़्यादा जल्दी है और शायद जरदारी साहब को भी। तो मकसद ये है कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसमें कोई शक नहीं है महंगाई हुई, इसमें कोई शक नहीं मीशत बहुत स्लो है, कारोबार एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल, लेकिन हुकूमत गिराना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। इमरान खान साहब ने जो महंगाई की बात की है, ख़ास तौर पे मोहसिन बेग साहब ने बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, हर तरह से महंगाई लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन ये जो यूटिलिटीज़, डेली लाइफ यूटिलिटीज़ की कीमतें बढ़ना जो है, इमरान खान साहब क्या कहा करते थे बिजली की कीमतों के इजाफे के हवाले से माजी में? मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवाएं पर नईम बुखारी साहब से बात करें। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। और कैसे अदा करती है ये सुने। बिजली 2008 10 साल पहले 2 रुपए 13 यूनिट था, आज कितना है? 9 रुपए 86। 400% बिजली ऊपर गई है। ये आपने कीमत अदा की, इनकी चोरी की, इनकी नाअहली की, इनकी करप्शन की। बुखारी साहब, पाकिस्तानी कौम यूरोपी, अमरीकी, ऑस्ट्रेलवी, जापानी कौम की तरह पढ़ी लिखी नहीं है जो इमरान खान साहब की इस मंतक को समझ जाए, ये मान ले कि ये सारा कुछ तो माजी की हुकूमतों का किया धरा है, इमरान खान तो बेचारा ठीक कर रहा है। लोगों के ऊपर जब ये तलवार गिरेगी महंगाई की, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, लोग किसी दलील को नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर भाई, असल में जो अभी मोहसिन बेग साहब ने तज्जिया दिया वो खालिसतन पॉलिटिकल तज्जिया था, खालिसतन इनके सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर था। लेकिन अब जो इंटरनेशनल फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वजह से बहुत सारे मुल्कों में हुकूमतें गिरी हैं। हमारे सामने है लातीनी अमेरिका में क्या हुआ जब IMF ने वहाँ पर किया, ब्राज़ील में हुकूमतों के साथ क्या हुआ, यूनान में क्या हुआ, यूनान दिवालिया हो गया था, फ्रांस में क्या हुआ। अब IMF का एक देखें, एक उनका एग्रीमेंट की पहली शेक ये होती है, पहली शेक कि दिस विल बी होली सोली कॉन्फिडेंशियल। आप ये देखें कि आज तक किसी भी IMF का एग्रीमेंट की कोई शेक बाहर आई है? हमारी कौन सी जो मुल्क की दौलत है गिरवी है, किसी को नहीं पता। हमें यह बताया जाए कि अब इसकी जो बुनियादी शराइत हैं वो क्या है, किसी को नहीं पता। इसलिए इसको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है, इसलिए इसको पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखा जाता है, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर्स और इसके जो शरीकदार होते हैं वो इसका हिस्सा ना बने, उनको इतला ना मिल सके कि भाई ये हो रहा है और होने जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होता है? अवाम पे होता है। लेकिन इस पर तो प्रेशर है इस वक्त, बिलावल साहब का प्रेशर है। मैं बिलावल के प्रेशर को कोई नहीं मानता पे रखा जाए। में देखें, अवाम का जो प्रेशर है, अवाम अपने दुख से बाहर आएगी, अवाम किसी पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर नहीं आएगी। अगर 85 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद पर डूबेगा, अगर आपको रोजमर्रा की चीज खरीदने पे जाएंगे, जब आप रात को खरीदेंगे 90 रुपए की, सुबह उठ के आप 108 रुपए की खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल रिएक्ट।
और जो वो रिएक्शन होता है वो हमारे सामने मुख्तलिफ ममालिक में आ चुका है IFIs के खिलाफ। लोगों पर ऑप्शन क्या होगा? गिर गई इमरान खान की हुकूमत एक लम्हे के लिए, आज शाम इमरान खान की हुकूमत गिर गई, ऑप्शन क्या होगा लोगों? देखें ऑप्शन फिर तो वही तो बातें होंगी ना, फिर वो नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, तो वही है, कौमी हुकूमत की तरफ जाएगा। देखिए कंसोलिडेशन ऑफ द पॉलिसीज वो लाजमी है कि कहाँ किसको किस हद तक गिरना है। मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। आप इंक्रीज कर दें टैक्सेस, ठीक है जी, टैक्स बढ़ाने हमने जी, आप इंक्रीज जॉब्स भी करें, आप इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट भी करें, आप इंक्रीज सैलरीज भी करें, आप इंक्रीज गवर्नमेंट बिजनेस भी करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, वो तो हो नहीं रहा, वो डिक्रीज हो रहा है आपका, और आपकी जो इंक्रीज हो रही हैं वो तमाम तकालीफ इंक्रीज हो रही हैं। अच्छा पिछले साल 9 रुपए यूनिट था, अब के बजट में 24 रुपए यूनिट देंगे आप, अब कहाँ से दिया जाएगा? अब मुझे ये बताएं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अल्टीमेटली दुकानें बंद होंगी। आज की मैं आपको सूरत हाल बता दूं, आज के तमाम अखबारात उठाएं, जितनी भी ईद की शॉपिंग के लिए दुकानें खुली हुई, किसी पे बिजनेस नहीं हो रहा। दुकानदार चीख कर कह रहे हैं कि जनाब हम क्या करें, कोई कस्टमर ही नहीं है। रात को 1-1 बजे तक दुकान पे बैठते हैं, लाइटें जलाते हैं, बिजनेस के कमर्शियल यूनिट्स पे करते हैं, कहा कि नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सूरत हाल ये होगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये होगी कि आपको इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है, आपके पास डेट सर्विसिंग के लिए डॉलर नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। माइक्रो की आपने सुन ली, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपोर्ट नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा हुआ है, आप क्या करेंगे सिवाय इसके कि कोलैप्स, और मुल्क को एक कोलैप्स की तरफ दयानतदारी के साथ ये लोग लेके जा रहे हैं। उसमें कोई इसको ये नहीं है कि भाई हम मुल्क को कोलैप्स से बचाएं। 1% भी इन लोगों के पास सिंसियरिटी ना एबिलिटी है बचाने की। सिंसियरिटी भी नहीं, सिंसियरिटी भी नहीं है, एबिलिटी तो चले हो सकती है। देखें जब आप डिसीजन मेकिंग पे ही आप स्टेबल ना हो, हाँ। देखें किसी भी मुल्क की जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनका किसी भी डिसीजन के ऊपर डट कर खड़े रहना वो उनके लिए स्टेबिलिटी और सिंसियरिटी की मिराज होती है। आज क्यों महातीर मोहम्मद को याद किया जाता है? इसलिए कि वो सिंसियर था और अपने डिसीजंस के ऊपर कायम रहता था। जब आप डिसीजंस के ऊपर कायम रहेंगे तो आपके लिए रास्ते आसान होते जाएंगे, आपके लिए मुश्किलात वक्त ही आएंगी। जब आप डिसीजंस ही बदल देंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने डिसीजंस ही बदलते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि लोग कहेंगे ये तो सिंसियर ही। एक चीज मुझे शॉर्टली बताया, मैं बेग साहब से बात करता हूँ। ये जो नई टीम कंपोजिशन हुई है, गवर्नर स्टेट बैंक, एडवाइजर ऑन फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन FPR, अब ये जो नई कॉम्पोजिशन है ये तो पूरी IMF की है ना, ये तो इनकी कोई चॉइस नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है। सलमान शाह साहब को पंजाब में लाया गया, कल उनका नोटिफिकेशन भी हो गया, सानिया निश्तर को एडवाइजर बना दिया गया, उनका भी सुबह नोटिफिकेशन हो गया, रात को इनको सब ये IMF का प्लान है कि देखें 180 बिलियन आपने एहसास प्रोग्राम के लिए रखा है, हु विल केयर दैट? सानिया निश्तर हमारा बंदा। आपने पंजाब में इतने पैसे भेजने, हु विल केयर दैट? सलमान शाह हमारा बंदा। स्टेट बैंक में डॉलर को रेगुलेट करना था, वो इंडिपेंडेंट होगा, कौन करेगा? हमारा बंदा। मिस्र से लेके, और मिस्र का मॉडल कितना कामयाब हुआ है वो आपने उसको पता है, आपको कितनी वहां पर पॉवर्टी बढ़ी है, और ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है कि इस मुल्क में पॉवर्टी बढ़े, इसके एसेट्स को हम लोग जाके एक्सप्लॉइट करें, और वो जो एसेट्स हैं, जो हमारे सेंसिटिव एसेट्स हैं, उस पे निगाह है। मोहसिन बेग साहब, अब इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, वो अपने हाथों से जानबूझ के इंटेंशनली, इनकॉम्पिटेंस इंसान के बस में नहीं होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंसान के बस में नहीं होते, लेकिन जानबूझ के क्या इमरान खान अपने उसी शाख को काट रहे हैं जिस पे खड़े हुए? मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि उनकी सिंसियरिटी पे कोई मुझे शक नहीं है। एबिलिटी पे हो सकता है कि वो उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग में वो लैक करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लीडर के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिसीजन मेकिंग है, राइट और रॉन्ग। हिस्ट्री बताती है कि आपने सही किया, आपने गलत किया। जहाँ तक बात मईशत की है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोग IMF से आए, वर्ल्ड बैंक से आए, और पाकिस्तान का अलमिया देखिए, जितने भी हमारे फेमस और एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे IMF, वर्ल्ड बैंक इन्हीं के पेरोल पे हैं। इनको मुख्तलिफ स्टडीज़ मिल जाती हैं, दे मेक मिलियंस एंड बिलियंस। और आई डोंट नो वो इस मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं। ये इनसे पहले भी बहुत लोग आए, शौकत अजीज़ साहब आए, मोइन कुरैशी साहब आए, तो ये कोई नया नहीं है कि ये खान साहब ही सिर्फ कोई इम्पोर्टेड। सलमान शाह साहब भी रह चुके हुए हैं पहले, सब अगर आप अभी भी जो लोग गवर्नमेंट में नहीं है और इकोनॉमिस्ट हैं फेमस,
बिलीव कीजिए सारे किसी ना किसी के पे रोल पे हैं इंटरनेशनली, उनको स्टडीज़ ब्राइब के तौर पर दी जाती हैं। और मकसद ये है कि आया वो इस मुल्क के साथ सिंसियर है। मुझे नहीं पता कि वो किस IMF से आए, वर्ल्ड बैंक, मुझे ये पता है कि अगर वो मेरे मुल्क के काम आ सकते हैं, पाकिस्तानी हैं, अगर कोई इनको इस मुल्क का कोई दर्द है, अपनी ज़मीन के ऊपर कोई बोझ ना हो, तो पाकिस्तान की फेवर कर सकते हैं और उनको चांस मिलना चाहिए। इससे पहले जो लोग आए वो तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, वो आए, ब्रीफकेस उठाया और ड्रम करके बाहर चले गए। मकसद ये है कि इमरान खान साहब एक ही चीज़ पे लैग कर रहे थे, वो इकॉनमी थी, उसी का हमने बेड़ा गर्क होते देख लिया। असद उमर साहब, मैं आपको पता है बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, उसमें एबिलिटी नहीं थी, वो ईगो बहुत ज़्यादा थी, वो समझते थे मैं ही अफलातून हूँ। यही IMF पहले दिन जाना चाहिए था, ले लेते, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता, इतने इकॉनमी के बुरे हालात ना होते। हम तो इकॉनमिस्ट नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने नजर आई वो सामने है। तो बेसिकली आप उनके एक्सपीरियंस पे शक कर सकते हैं, उनकी चॉइस ऑफ पीपल पे शक कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान की सिंसियरिटी तो पाकिस्तान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी भी, हाँ, लेकिन वो फिर अगेन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने खाली सिंसियरिटी लेनी है तो उससे तो मुल्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उससे नहीं चलेगा। मिनिमम कितना रैशनल टाइम ऑपोजिशन को, हुकूमत को देना चाहिए था जिसके बाद हुकूमत गिराने की बात की जाए? हुकूमत पर तनकीद तो कभी भी की जा सकती है, हमेशा होनी चाहिए जहाँ पे भी गलती हो, लेकिन कम से कम कितना टाइम देना चाहिए था हुकूमत को जिसके बाद आप ये कहेंगे कि हम हुकूमत गिराना चाहते हैं? ये नहीं गिरा पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी टाइम नहीं आया कि ये सारी अपोजिशन मिलके इमरान खान को गिरा सके, टाइम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से एक्सपीरियंस हो चुके। एक्चुअली इस मुल्क में बुखारी साहब मुझे शायद बेहतर एक्सप्लेन कर सके, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो माशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर अनरेस्ट पॉलिटिकल लेवल पे रहेगा तो कारोबार कैसे होगा, मुईशत कैसे संभलेगी? तो हमें खान साहब का थोड़ा सा मसला ये रहा कि इन्होंने आते साथ अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर डायलॉग में इन्वॉल्व नहीं किया। मईशत के ऊपर इनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। आपकी लेजिस्लेशन, आपकी कानून साजी, आपके रिफॉर्म्स, आपको अपोजिशन के साथ एक बेहतर रवैया रखना चाहिए था, सरकार का काम होता है। लेकिन उन्होंने उल्टा रवैया रखा, इनके लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने खुद से जाके अपोजिशन से लड़े और वो हालात ख़राब हो गए और कोई कानून साजी नहीं हुई, कोई बेहतर काम नहीं हो सका। जो आपके रिफॉर्म्स थे जिनका आप कौम से वादा करते रहे, तो उस वजह से मायूसी फैली। और फिर ये जो नैप है और जो FBR है, उसने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लोगों को डराया। उन्होंने 2 हाथ आगे बढ़ के बिजनेसमैनों को और पब्लिक को इतना खौफजदा किया कि वो कारोबार और मईशत बैठ गई है और सरकारी लोग भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनको नैब उनको नहीं छोड़ रही, FBR बिजनेसमैनों को नहीं छोड़ रहा, तो कारोबार चलेगा कैसे? अब अगर अपोजिशन सड़कों पे आती है तो मैं समझता हूँ और इस मुल्क के लिए बुरा होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी और डिस्टेबलाइज होगा। गवर्नमेंट इनसे नहीं गिरनी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ये टाइम नहीं है अभी। उनको ये शक है कि अगर इसको ज़्यादा टाइम दे दिया तो ये स्टेबल ना हो जाए। इकोनॉमी स्टेबल होगी लेकिन उसको टाइम लगेगा और आम आदमी के पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि उसने बिल देने हैं, उसने बच्चों की फीस देनी है, वो उसने महीने का बजट बनाना है। बेग साहब, वो बुखारी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़माने में लोगों के घरों के सामने से दूध की नहरें तो नहीं बहती थी, घरों में कोई शहद के छत्ते तो नहीं लगते थे, वो पहले भी पिसे हुए थे, अब और पिस गए, तो लोगों में तो पेशेंस नहीं है। अर्ज ये है कि मोहसिन साहब ने जैसे फरमाया ना कि ये टाइम नहीं है। एग्जैक्टली पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी ये चीज़ सबसे पहले आती है कि भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस सिस्टम के लिए 2.5 साल, 2 से 3 साल वो कहते हैं। यानी इस तरह आप कभी ये भी देखें ना कि मिड टर्म इलेक्शन का कहा जाता है कि मिड टर्म हो, तो 2.5 साल होते हैं असेस करने के लिए कि वेदर देयर डायरेक्शंस आर ऑन द राइट साइड और द रॉन्ग साइड। इनकी डायरेक्शन को असेस करने के लिए 2 से 2.5 साल का अरसा लाजमी ज़रूरत होता है किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो किसी की हुकूमत हो। इस हुकूमत की नहीं बात हो रही। अच्छा, दूसरी बात है सिंसियरिटी की, इसके अकेले नहीं बात चलती। तीसरी बात यह है कि फ्लो ऑफ इकोनॉमी, कि जी फ्लो ऑफ इकोनॉमी कैसे होगा? देखें, जब आपको अपोजिशन दावत दे रही है कि जी आए बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, सारे प्रोसेस को ओन करते हैं सारी पार्टियां पाकिस्तान की बैठ के, कभी डॉलर नीचे जा रहे हैं तो सबकी ओनरशिप है उसमें, डॉलर ऊपर जा रहे हैं तो सबकी ओनरशिप है उसमें, तो आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं उसको? आप क्यों उससे भाग रहे हैं कि भाई चार्टर जान के लड़ाई कर ली? अच्छा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप नहीं साइन कर रहे, आप उस पर बैठे, पीपल्स पार्टी बैठे, नून लीग बैठे, अच्छा, और वो और वो सारी पार्लियामेंट शरीक जुर्म होगी ना, शरीक जुर्म
होगी और सारे जो लोग हैं मुल्क के वो उसको बैकअप करेंगे फिर। अच्छा, और उसके लिए फिर वो ये समझा जाएगा जैसे यूनान में हुआ था कि हमारा पूरा मुल्क दिवालिया हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई एक बेल आउट, पॉलिटिकल बेल आउट पैकेज इमरान खान को देना चाहेंगे कि हम इकोनॉमी में इमरान खान की मदद करें और इमरान खान इकोनॉमी को ठीक करे और क्रेडिट इमरान खान ले जाए? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, लेकिन इनवाइट तो उन्होंने किया था, जब उन्होंने किया था कि तो हुकूमत को हुज्जत तमाम तो करें, हुज्जत तमाम करनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लाजमी था। वो पैकेज जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी सीओ जो होना चाहिए ना ऑपोजिशन को, सीओडी के बाद सीओई बहुत बड़ी एक इस मुल्क के लिए कामयाबी होती है अवाम के लिए। खैर, अच्छा वो नहीं हुआ, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दिया, आपने एफबीआर का चेयरमैन। अब वो पहले दिन आके कहते कि जी मैंने कोई टैक्स नहीं लेना जी आपसे, आप वॉलंटियरली अगर आवाम देना चाहती है तो दे टैक्स, और उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। अच्छा, उससे क्या रिएक्शन किया आपने? जो एमनेस्टी स्कीम दी उससे क्या रिएक्शन किया कि भाई कल लोग आपके पुराने ट्वीट्स उठाते हैं और वो लगा देते हैं कि जी देखें कल आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। वो जरा आपको दिखाते हैं, ब्रेक के बाद जरा आपको दिखाएंगे भी। इमरान खान कहते रहे पहले, और मुस्लिम लीग नून जो मार्शल लॉ और आमरीत के लफ्ज़ को गलत मानों में इस्तेमाल करती थी, हमेशा तनकीद के ज़ुमरे में इस्तेमाल करती थी, आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी लीडरशिप खुद आमरीत और मार्शल लॉ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही है? ब्रेक के बाद आपको सुनवाते हैं, बेग साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ज़रा सुनवाएं एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप खुद ही सुने कि ये क्या कह रहे हैं, कभी ये इस तरह कहते नहीं थे। साल मुझे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। 2020 को इलेक्शन का साल बनाना पड़ेगा अगर हमने मुल्क को किसी बड़े बहरान से बचाना है, या फिर यहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा या कोई गैर जमहूरी इंटरवेंशन होगी। आज भी वक्त है कि इमरान खान संभल जाए, और वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि सियासत पीछे रह जाएगी और पाकिस्तान के अवाम आगे होंगे और फिर मुल्क में फिर आमरीत का खतरा है। मोहसिन बेग साहब, आमरीत, मार्शल लॉ, ये मुस्लिम लीग नून की जुबान से निकल रहा है। देखें अमीर, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पता नहीं इन्होंने जमहूरियत किस चीज़ का नाम रखा है, इनमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़, हमारे यहाँ किसी पार्टी में जमहूरियत है? इस मुल्क में जमहूरियत आपको नज़र कहाँ आती? ये जो जमहूरियत के दावेदार बने हैं, इनसे पूछिए कि जमहूरियत ऐसी होती है? पूरी दुनिया में जमहूरियत ऐसी है जैसे हमारे मुल्क में है, और फिर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन्होंने तो आमरीत अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में रखी हुई है, और जितने इनके मंशूर हैं आज तक इन्होंने अपने किसी मंशूर पे काम किया, पार्टियों में इलेक्शन करवाए, पार्टियों में जमहूरियत है। ये तो ख़ानदानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ये समझते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, सरकार हमारी नहीं है, तो किसी की भी नहीं है, कोई और ही आ जाए। आज से पहले नवाज शरीफ साहब ने हिस्ट्री उठा के देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ काम किया और उनकी गवर्नमेंटें करवाई। बीबी साहिबा की 2 बार गवर्नमेंट कराई, बिल्कुल ठीक है जी, और किससे मिलकर कराई? जो 8 से 13 के दरमियान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ करते रहे, कि आप देखिए कोर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, मेमो गेट फलाना। ये जमहूरी रवैया नहीं है, और बात ये जमहूरियत की करते हैं। मकसद ये है कि इनके कहने पे आमरीत आएगी या कोई और आ जाएगा, इनको तो ये लगता है कि हम ही हैं और हम ही जमहूरियत हैं। हमारी आल औलाद बिलियनर ट्रिलियनर बन जाए, और हमारे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरे बाद मेरी बेटी मेरा बेटा, जिन्होंने कभी सड़क क्रॉस नहीं की, जिनको ये नहीं पता कि 1 रुपया दिहाड़ी कैसे कमाई जाती है, बाजार से जाके सौदा कैसे लिया जाता है, घर का बिल कौन देता है, उनको तो ये नहीं पता हमारा पेट्रोल और खर्चा कौन करता है। वो जो बेनामी अकाउंट आजकल निकले हुए हैं, वो आप जरा देखिए, उनको तो ये नहीं पता ये पैसे इस अकाउंट में डालता कौन है। आपको तो पता $26 मिलियन की टीटी बाहर से पाकिस्तान हुई। ऐसे लोगों के मुंह से जब आप सोचते हैं कि जमहूरियत, और खुदा का खौफ खाएं, इस मुल्क पे रहम करें, एक सिस्टम बना हुआ है, इसको चलने दें। आपने हुकूमत कर ली है, मैं समझता हूँ कि इसमें इस मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई हुई है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड भी है। यहाँ तो आज 9 महीने में कोई बड़े मेगा करप्शन के स्कैंडल आ जाते। इमरान खान साहब कोई बिलियन ट्रिलियन कमा के दुबई में प्लाजे बना लेते, या उनके लंदन में कोई पैलेसेस खरीद लेते, वो नहीं है, उनको नवाजा जा रहा होता। लेकिन
अगर ये जो बजट आने वाला है IMF की सूरत में जो पैकेज मिला है, ये टाइम लगेगा, लेकिन इकॉनमी आपकी स्टेबल होगी। महंगाई है, बाकी सारी बातें हम इनकी मान लेते हैं, लेकिन जब ये जमहूरियत की बात करते हैं वो नहीं मानी जा सकती। उस पर मुझे बहुत हैरानगी है कि आप बिल्कुल। इमरान खान साहब एमनेस्टी स्कीम के बारे में क्या कहा करते थे, अगरचे वो एमनेस्टी स्कीम भी उस वक्त शायद वक्त की ज़रूरत थी, मुस्लिम लीग नून की नीयत शायद ठीक होगी क्योंकि इकानमी जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है उसको डॉक्यूमेंटेड करना था। आज शायद इमरान खान साहब की नीयत भी ठीक होगी, लेकिन इमरान खान साहब कहते क्या थे माजी में, ज़रा ये सुनवा। ये इस मुल्क की मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। हम इस स्कीम को नहीं मानेंगे। हम किसी सूरत इस मुल्क में चोरों और करप्ट लोगों को, डाकुओं को, टैक्स चोरों को इस तरह इजाजत नहीं देंगे कि पहले पैसा चोरी करो और फिर तुम्हारी तरह के लोग। कितनी दफा नून लीग ने एमनेस्टी स्कीम दी है, कितनी दफा पीपल्स पार्टी ने दी है, क्या फायदा हुआ है पाकिस्तान को? राइट जी। नईम बुखारी साहब, रादर के आप अपने FBR के ज़रिए से या नैब के ज़रिए से जिन्होंने भी अगर काला धन बनाया है उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लेते, अगर आप उनको इस तरह एमनेस्टी देंगे और अगर ये एमनेस्टी स्कीम जो खुद कह रहे हैं इमरान खान साहब के माजी में नाकाम होती रही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, अगर ये भी नाकाम हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब ने बिजनेस एज यूजुअली किया। इमरान खान साहब की और माजी की सोच में फ़र्क तो नज़र नहीं आएगा? तो किस लिए है, क्यों नज़र फ़र्क? जब आपके जो मास्टर्स हैं, जब मास्टर्स आपको कहते हैं कि ये आपने करना है, एमनेस्टी स्कीम पर भी कोई दबाव होगा? दबाव है, बिल्कुल दबाव है। कुछ लोग हैं जिनके असासे सफ़ेद होने हैं, जिनके काले असासे आज सफ़ेद होने। तो उन्होंने भी शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में क्यों नहीं किए? ना कर सकते होंगे, वो इनके साथ होंगे। आज वो क्यों नहीं? अच्छा चलो, जो शाहिद खान अब्बासी वाले थे, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जेलों में डालूंगा, वो क्यों नहीं डाल रहे जेलों में? वो तो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बिल्कुल। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसने सारी जिंदगी लोगों को यह बताया कि टैक्स कैसे बचाना है, उसको FBR का चेयरमैन लगाने का मकसद क्या था? आपके पास आप बाहर से ला रहे हैं, आपने एक तो ये फैसला सुना दिया पूरी कौम को कि जी हमारा पूरा FBR फेल है और इसके अंदर एक बंदा भी इस कैपेसिटी का नहीं है कि जो इस FBR को चला सके। प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा था कि मुझे अगर नया FBR भी बनाना पड़ा तो बनाएंगे, इसको खत्म करके। वो हो गया, सारी बातें हो गई। अब उसी एक डिसीजन पे भी नहीं खड़े हुए कि नया FBR बना देते, चलो कि नई लाट उसमें आती, नए लोग आते, नई पॉलिसीज, नई डायरेक्शंस आती, नया टैक्स बेस बनता। वो नहीं बना टैक्स बेस। अब ये एमनेस्टी स्कीम आ गई, कितना फायदा करे, कितना रेवेन्यू स्टेट जनरेट करेगी इस एमनेस्टी स्कीम? एक वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 100 से 150 बिलियन तक करेंगे सिर्फ रुपीस। वो खुद उनका दावा है गवर्नमेंट का कि 150 बिलियन रुपीस तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इसमें आएगा। एक अच्छी बात जो इसमें है, उन्होंने रखी कि ये पैसा आपको पाकिस्तानी बैंकों में लाना पड़ेगा। अगर आप 4% टैक्स देते हैं, अगर 6% देते हैं तो फिर बाहर रगी रखें तो बेहतर है। तो 150 अरब से ये तो 13-1400 अरब से जायद का तो सिर्फ सर्कुलर डेट है। तो 150 अरब रुपए से, यही तो अलमिया है। मोहसिन साहब होप दिलाते हैं कि जी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। जितने इकोनॉमिस्ट हैं, आप इशफाक साहब को देख लें, आप उनको वकार मसूद साहब को देख लें, आप हम जैसे छोटे इकोनॉमिस्ट की बात सुन लें, सब कहते हैं कि जी इकोनॉमी स्टेबल अगले 1-2 साल में नहीं नजर आ रही। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वज़ीर आज़म की 18 रुकनी इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल, उसके अंदर ये इशफाक हसन साहब जैसे और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? तो इशफाक हसन साहब ने तो IMF की इसकी मुखालफत की थी, उनकी तो किसी ने सुनी नहीं एडवाइजरी काउंसिल में। बाकी जो आपको मैं बताऊं तो एंटोमोलॉजिस्ट वहाँ मेंबर हैं, कीड़े मकोड़ों का इल्म जानने वाले लोग आपके एडवाइजरी काउंसिल में हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। तो वो क्या आपको एडवाइस देंगे पाकिस्तान में कि जी कैसे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे? तो वज़ीर आज़म क्या जानबूझ के अपनी एडवाइजरी काउंसिल वज़ीर आज़म साहब तो अप्रूव करते हैं ना सर? आपको पता है यहाँ एडवाइजरी काउंसिल्स कैसे बनती हैं? मोहसिन साहब करीब हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया, कोई और करीब है, उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखना कि भाई इस बंदे की कैपेसिटी कितनी है, वर्थ कितनी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अगर ये वर्थ देखनी होती तो क्या हम वो तारिक मियाँ जैसे लोगों को हम निकालते? आतिफ मियाँ जैसे लोगों को। सॉरी मोहसिन बेग साहब,
पाकिस्तानी रुपी के डी वैल्यू होने की वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का हजम है वो 105 अरब डॉलर से ज़ायद हो गया है। अब अगर 6 अरब डॉलर आप IMF से लेते हैं, 2 अरब डॉलर कहा जा रहा है ADB और वर्ल्ड बैंक से लेते हैं क्योंकि 8 अरब डॉलर की ज़रूरत है, तो ये तो 113 अरब डॉलर हो जाएगा। खान साहब ने तो 90 अरब डॉलर से ज़ायद जो पहले कर्जा था उसको ख़त्म करके जाना था 2023 तक। ये अपना उठाया हुआ कर्जा उतारेंगे या पिछलों का कर्जा उतार के जाएंगे? देखिए वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कर्जे बढ़े जा रहे हैं और आज भी जो मईशत का हाल है या गवर्नमेंट सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम जो इसको पढ़ा या अपने इकॉनमी के रिपोर्टर से मैंने थोड़ी सी ट्यूशन ली कि है क्या, इसमें जो बेनामी ला इन्होंने किया। देखिए पहले एमनेस्टी स्कीम में ये था कि आप फ्यूचर की पैसे भी बगैर पैसे दिए हुए परसेंटेज दिए हुए आप 100 करोड़ कोशर करवा लेते थे। सही। अब इन्होंने कहा जी आपने बैंक में डालना है, फिर उसके बाद आपने उसको एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर कर। पहले आपको पैसे तो होते ही नहीं थे, हवा में आपने कहना जी मैंने 20 करोड़ जो आपने बाद में काला धन इकट्ठा करना है वो पहले करा लिया। डिपॉजिट स्लिप लेके आनी है, फिर आपको डिक्लेयर। अब ये हुआ है कि बेनामी जो जायदादें हैं इसके बाद देखिए मैयर जो है उससे मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले ये लॉ था ही नहीं कि आप किसी को पकड़ सकें। जिसने कराया जिसने नहीं कराया हो गया। इमरान साहब ने जो स्पीच की कि हम उसके बात करेंगे जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, इन्होंने 1400 लोगों को नोटिस भेजे FBR ने, जो एमनेस्टी में जिन्होंने एमनेस्टी ली थी। मकसद ये कि स्टेट की गारंटी है एमनेस्टी। अगर स्टेट मैं एमनेस्टी लेता हूँ और मुझे नोटिस आया था, इसका मतलब स्टेट मुझसे धोखा कर रही है और स्टेट के ऊपर बैला फिसला के पहले आपसे और स्टेट का एतबार जो है वो लोगों पे ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये बात तो इमरान खान साहब की बिल्कुल गलत थी। जब स्टेट गारंटी करती है तो फिर आप उसको पूछेंगे नहीं एमनेस्टी का मतलब ही क्या है। अब ये एमनेस्टी मैं समझता हूँ कि बेनामी लॉज की वजह से थोड़ी सी बेहतर है और ये जो पैसे जमा करवाने हैं ये भी बेहतर है। अब इससे अगर जैसे बुखारी साहब ने कहा जी 150 बिलियन का टारगेट है, आज तक 120 बिलियन से ज़्यादा किसी एमनेस्टी में पैसे आए ही नहीं। तो अगर ये 150 बिलियन है तो मैं समझ रहा हूँ बेहतर है। टारगेट है जी, अचीवमेंट तो बाद में पता चलेगा। अचीवमेंट बात की चलें, आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद लोगों को वो सिस्टम में लाने का प्रोग्राम रखते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने का प्रोग्राम रखते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एफर्ट बुरी नहीं है। क्योंकि इस वक्त इस इकॉनमी के अंदर एमनेस्टी स्कीम एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट है जिससे शायद बिजनेस कम्युनिटी को कुछ सहूलत मिल जाए। बिजनेस कम्युनिटी इस पे खुश है वैसे जी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा मेजर है जिससे उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो सकता है और शायद बिजनेस एक्टिविटीज थोड़ी सी जेनरेट हो। क्योंकि इस गवर्नमेंट का एक ही ड्रॉबैक रहा है कि इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को इतना डराया है जिसकी वजह से, और ज़बानी जमा खर्च कुछ किया भी नहीं है, एक्शन भी नहीं लिया और वैसे ही उनको, और सिर्फ FBR ने नोटिस ही भेजे हैं और गलत भेजे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया FBR ने। और इनका जो छोटा रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन्होंने बिलियंस रिश्वत ली है, क्योंकि जिसको 100 करोड़ का नोटिस भेजते हैं वो तो शाम को खाना नहीं खाता, और बिजनेसमैन को 100 करोड़ का नोटिस, वो कहता है यार ये 5 पकड़ो मेरी जान छोड़ो। नोटिस आ गया नहीं, मुझे आए तो मैं तो खैर खुद ही पहुंच जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। लास्ट कमेंट वारिस साहब, आप कह रहे हैं कि आप छोटे से इकोनॉमिस्ट नहीं, आप बड़े से इकोनॉमिस्ट हैं, आप कह रहे हैं कि आपको भी समझ नहीं आ रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, एक आम आदमी को फिर क्या समझ आएगी। तो एक ब्लू प्रिंट होता है इकोनॉमी का कि आज से 1 साल 2 साल 3 साल और जब हुकूमत ख़त्म होगी 5 साल के बाद, यानी अब 4 साल 3 महीने रह गए हैं, तो यहाँ पे खड़े होंगे हमारे रिजर्व्स, यहाँ खड़ी होगी हमारी पर कैपिटा इनकम, यहाँ खड़ी होगी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वो ब्लूप्रिंट कोई कुछ दिया इन्होंने बेटा? अभी तक नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट इस तरह का कोई जिसको ब्लूप्रिंट छोटे को ट्रक की बत्ती को ऐसी दिखा दे कि जिसको, जैसे अभी हम दुनिया बता रही है कि जी बांग्लादेश 2030 में साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, इवन दे विल क्रॉस इंडिया। ठीक है जी, हाँ जी। पर कैपिटा इनकम में उनकी पर कैपिटा इनकम इज फॉर सीकिंग ऑन 6000 पर कैपिटा डॉलर 6000 $1500। हमारी तो डिक्लाइन हुई है ना, हमारी डिक्लाइन हुई है इस साल, हमारी डिक्लाइन हुई है। अब 3 चीजें मैं आखिर में कहूंगा जो हुकूमत को इमीडिएटली करनी चाहिए। पहली चीज
कि किसी भी तरीके से चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ओनरशिप हो सब पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज की। उससे ये होगा कि जो इस टाइम एक बहुत बड़ा फंस और डायलेमा और डिजास्टर है वो कंट्रोल, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस में गालियां पड़े तो बेहतर हो सकती है। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो बेहतर हो सकती है। दूसरा ये है कि डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट कर दें, शफाफियत हो उसमें डिसीजन मेकिंग में, सबको नजर आए कि ये होने वाला है। और तीसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ताकि जो काम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे रुके हुए हैं वो रेड टेपिज्म जो है, हाँ, वो रेड टेपिज्म खत्म हो और वो काम हो लोगों के, तो लोग कहीं से साई ऑफ रिलीफ जो है ना, एक सुख की सांस आए। और उस्मान बुज़दार साहब जैसे जो वसीम अकरम प्लस हैं उनके हवाले से भी कोई फैसले करें ताकि जहां जहां पे उनकी वजह से अगर गो स्लो पॉलिसी चल रही है तो वो भी खत्म हो सके। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब और नहीं हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।